डायबिटीज डायबिटीज क्या है? डायबिटीज क्या है? शुगर। शुगर क्या मतलब? शुगर का नॉर्मल रेंज से ज्यादा ग्लूकोज में बढ़ जाना एक शुगर कहा जाता है उसे। शुगर की डिफरेंट इकसाम है, जैसा कि टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल डायबिटीज, malnutrition related diabetes। ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं डायबिटीज की। हम टाइप 1 और टाइप 2 को इनके एक्सप्लेन ज़्यादा हम टाइप 2 को करेंगे, लेकिन इसका जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे बाकियों का। टाइप 1 डायबिटीज ये होती है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती या कम मिकदार में प्रोड्यूस होती है। और ये ज़्यादातर विरासती तौर पे भी होती है, किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है। और दूसरे अगर हम गेस्टेशनल डायबिटीज ये होती है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उसमें ये होता है कि हार्मोनल स्ट्रेस की वजह से या प्लेसेंटल हार्मोन्स जो हैं उसकी वजह से इंसुलिन का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन आती है। और इसमें ये होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर उसे डिलीवरी के बाद सही तरीके से हैंडल ना किया जाए डाइटरी बिहेवियर के ज़रिए या दूसरा साइकोलॉजिकली, तो फिर ये लॉन्ग टर्म भी ये टाइप 2 में या टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये टेम्परेरी होती है ना? ये टेम्परेरी होती है, तब होती है कि अगर इसे दोबारा मैनेज किया जा सके। अगर मैनेज ना करें तो फिर यस। सर अगर एक बंदे को, जैसे कोई बंदा अचानक शॉक में जाता है या कुछ, तो अचानक वो उसको बीपी का डायबिटीज़ का मसला नहीं है, लेकिन अचानक किसी ट्रामा की वजह से उसका सडन ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो क्या ये एक परमानेंट कंडीशन फिर बन जाएगी? बन जाती है। वही वो टाइप 1 में मैंने आपको बताया कि उसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक हेरिडिटी मीन के विरासती तौर पे मुंतकिल हो सकती है। ये इसमें होता है क्रोमोसोम 6 पे ये डिफेक्ट होता है, और इस किसी इंजरी की वजह से हो सकती है, मीन के अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ या इंजरी, उससे भी हार्मोन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। मतलब वो परमानेंट हो जाएगा? हाँ, परमानेंट हो जाएगी। मीन कि अगर वो हैंडल हो सकती है कि ज़्यादा पेंक्रियाज या बीटा सेल ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए तो वो दोबारा रिकवर हो जाती है, लेकिन परमानेंट भी हो सकती है। सर मेडिसिन की वजह से भी तो होती है। हमने यहाँ हॉस्पिटल में देखा था एक पेशेंट को मेडिसिन की वजह से ज़्यादा हुई थी। ये मेडिसिन की वजह से नहीं है, ये है स्ट्रेस की वजह से। मेडिसिन का इफेक्ट है ये, नो डाउट। इस मेडिसिन का किसी भी कोई डिजीज हो बॉडी पे उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। मेडिसिन पहले ये देखें कि मेडिसिन है क्या। आप लोग ने न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन वाला या न्यूट्रिएंट ड्रग इंट्रैक्शन वाला कोर्स पढ़ा हो शायद, या नेक्स्ट आप लोग पढ़े, आप लोग ने पढ़ा होगा। हाँ, तो उसमें ये है कि मेडिसिन ये होती है कि अगर कोई भी बॉडी का सिस्टम नेचुरल तौर पर अगर डिस्टर्ब हुआ है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, वो बेसिकली नहीं होती, बहुत कम नहीं होती हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए गैप को, जैसे कि आप देखें कि न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक ब्रिज का काम करता है। तो एक ब्रिज क्रिएट करने के लिए आप देखें कि अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में आप लोगों ने जाना है और रास्ते में अगर कोई दरिया या नहर है तो उसका दोनों को जोड़ने से कत्ल होगा। किसी और तरीके से भी अगर वो पुल टूट जाए तो रास्ता खत्म। फिर उस रास्ते को फुलफिल करने के लिए कि ये हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, बॉडी हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सेल्स, तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सेट करने के लिए डायबिटीज। लेकिन कभी भी किसी चीज़, बहुत कम डिजीज हैं जो नॉर्मल रूटीन में आ जाती है, वो तब आती हैं, वो भी अगर उसके साथ
उसका डाइटरी बिहेवियर है, इन्वायरमेंटल है, फिर सोशल है, काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ों के बाद सिर्फ डिजीज़ से बहुत कम ही डिजीज़ हैं जो बिल्कुल रिकवर हो जाएं। ज़्यादातर जो डिजीज़ इनका मकसद होता है कि अगर ज़्यादातर हो रही हैं डिजीज़ हमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो किल हो जाए तो अल्टीमेटली सेट हो जाते हैं। लेकिन जब कोई परमानेंट जैसे डायबिटीज़ है, तो जब हो गई है वो कंट्रोल हो जाती है, डायबिटीज़ मेंटेन रहती है। अगर आपने अपना डाइटरी बिहेवियर सेट कर लिया है तो फिर आप चेक करेंगे तो नॉर्मल या थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर आप उसे सही नहीं कर रहे, मीन कि आपका डाइट बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, इंसुलिन फिर लगानी पड़ेगी। और वैसे ये होता है कि टाइप 1 के मोस्टली इंसुलिन लगती रहती है। लेकिन अगर फिर आप टोटली, आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल सेट किया है। अब ये देखो, वरना तो होना तो इस तरह था कि चाहिए था कि वो ज़्यादा इंसुलिन लेता और उसमें ये होता कि फिर वो सेट हो जाता। ऐसा तो नहीं है ना। उसने इंसुलिन उसको डॉक्टर ने रिकमेंड की, उसने लगाई, लेकिन उसने साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। जो चीज़ें इसको इनके प्रमोट कर रही थी, इंसुलिन प्रोडक्शन में बैरियर बन रही थी, उसने उसको ख़त्म किया। तो अब वह के इंसुलिन से जो है ना फिर नॉर्मल रूटीन पे आ गया। और सर अगर किसी की स्ट्रेस कंडीशन में शुगर लो हो जाती है तो लो शुगर है, हाइपोग्लाइसीमिया है, वो हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा डेंजरस है। तो उसमें ये है कि उसका कोई इलाज यही है कि फौरी तौर पे जो है उसे एनर्जी या कोई स्वीट चीज़। तो सर मतलब हाइपोग्लाइसीमिया को ये तो नहीं होता कि उसको डायबिटीज भी हो सकती है, मतलब क्योंकि उसका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो वो ज़्यादा कम की तरफ ही जाएगा या ज़्यादा भी हो सकती है? नहीं, उसमें ये है कि इसका हाइपोग्लाइसीमिया का इस पे हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करता है। ज़्यादातर ये फीमेल्स को होती है, क्योंकि फीमेल्स का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो स्लो होता है, तो इस वजह से है। लेकिन उसका डायबिटीज़ या ऐसा कोई तल्लुक नहीं है। टाइप 1 गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़। माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ ये होती है कि जो लोग माल नरिश हैं, उन लोगों में ये माल न्यूट्रिशन डायबिटीज़ होती है। ये ज़्यादातर 15 से 20 साल की उम्र तक होती है, और अगर ये रिकवर ना हो उनकी कंडीशन तो ये फिर टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। दोबारा बताएं, समझ नहीं आया। जो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मिलिटस है, ये माल नरिश लोगों में होती है, जैसे कि कहा साली के दौरान या इस तरीके से जो अक्सर बच्चे आप लोगों ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देखे होंगे। सर इसमें अंडर न्यूट्रिशन भी आ जाएगी, ओवर भी आ जाएगी? माल न्यूट्रिशन में दोनों आ जाएंगी। अंडर भी माल न्यूट्रिशन का मकसद तो सर अगर आपने कहा कि कहर वगैरह में उसमें तो उनका न्यूट्रिएंट कम हो जाता है तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, डायबिटीज कैसे? नहीं, डायबिटीज हो जाती है उनको। उसमें ये होता है कि ये आप इसकी कन्वर्जन देखें, फिर ये दोबारा टाइप 1 में कन्वर्ट हो रही है। इससे ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट में माल न्यूट्रिशन हो रही है। ज़्यादातर ये माल न्यूट्रिशन जो अंडर वेट है उनमें होती है ये डायबिटीज़। उसकी वजह ये देखें कि जितने भी हमारे प्रोटीन क्या है, जितने भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीन इन नेचर है। जब उनको डेफिशिएंसी होती है तो हार्मोनल इफेक्ट की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। जब उसके इंसुलिन की प्रोडक्शन सही नहीं होती तो अल्टीमेटली जो है ना वो डायबिटीज पे चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कम खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, लेकिन वो है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में ये है कि आपको जो इसकी सिम्टम्स हैं ये ज़्यादातर अंडरवेट होते हैं, ये बच्चों में भी पाई जाती है। इसकी दो अहम चीज़ें हैं, मीन कि ये बच्चों में पाई जाएगी और अंडरवेट होंगे। दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी हाई होगा इसमें। दूसरा क्या चीज़ टाइप 1 में सर पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है? हाँ, सर जब डायबिटिक है। सर जब प्रोटीन नेचर हार्मोन्स आपने बताया कि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है मैलन्यूट्रिशन में, प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम, उस प्रोडक्शन कम होगी तो अल्टीमेटली फिर उस इंसुलिन की प्रोडक्शन भी, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है नेचर हार्मोन्स है। जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स है, कुछ हैं जो फैट एंड नेचर है, वैसे मोस्टली जैसे जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो है। बाकी 90% जो है वो हमारे प्रोटीन इनटेक कम लेना भी डायबिटीज करवा, वो माल न्यूट्रिशन की केस में। ये सब ये भी टेम्परेरी होती है और फिर ये परमानेंट हो जाती है, ये परमानेंट नहीं। इसमें ये है कि अगर रिकवर हो गया तो ठीक है, वरना फिर टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब डिले हो जाएगी तो फिर ये डिले हो जाएगी तो फिर कन्वर्ट में। फिर टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2
ये टोटल जो टाइप 2 डायबिटीज है इसकी एक ये है कि आपका वेट ये ज़्यादातर 40 प्लस लोगों में होती है, और ज़्यादातर इस केस के जो लोग होते हैं वो ओवर वेट या ओबीस होते हैं मैक्सिमम, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो होती है। इसमें भी यही है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, और नींद कम का इस तरीके से है रिलेशन है, क्योंकि आपको जब यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आप नींद इस हवाले से डिस्टर्ब होती है, वैसे नहीं होती इसका ऐसा कोई दोनों केसेस डिजीज में। तो इसमें सबसे मेजर जो रोल होता है टाइप 2 में वो हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और कैसा होना चाहिए। और जब हमारा लाइफस्टाइल अगर ओबेसिटी को हम कवर कर लें, क्यों ज़्यादातर ओबेस हैं, तो हमारी डायबिटीज़ 2 जो है वो बिल्कुल रिकवर भी हो सकती है और मैनेज भी हो सकती है। इसके अलावा ये है कि हम अक्सर चीज़ जो हम फिर इसकी डाइट प्लान की तरफ आएंगे। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें हम इंसुलिन यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ सॉरी, और टाइप 2 डायबिटीज़ में एक बात बताना भूल गया कि इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है लेकिन इसका एक्शन जो है वो इम्पेयर्ड होता है। मीन के इंसुलिन का जो एक्शन है, मीन के इंसुलिन का काम है कि ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके बॉडी के दूसरे हिस्सों में एब्जॉर्ब करना, वो इम्पेयर्ड हो जाता है। वो मीन के इंसुलिन मौजूद होती है, रिसेप्टर्स काम नहीं करते, मीन के एब्जॉर्प्शन जो है वो ये इसकी एक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो इसमें अब अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है टाइप 1 को। इंसुलिन जो मोस्टली यूज होती हैं वो 3 तरह की इंसुलिन यूज हो रही होती हैं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट, और प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। इसमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ये है जो इंसुलिन यूज की जाती है, जो उसका एक्शन टाइम है वो होता है तकरीबन 4 to 8 आवर। मीन के आपने जब इनटेक किया इसमें तो उसमें 4 से 8 आवर में वो अपना एक्शन करेगी। जो इंटरमीडिएट है ये होता है 8 से 12 और 14 आवर तक। इसका जो मीन के एक्शन टाइम है, ड्यूरेशन जो होती है इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन की ये 10 से 12 आवर तक रहती है, और इंटरमीडिएट जो है ये तकरीबन 14 से 24 आवर तक रहती है। मीन के बॉडी में ये मौजूद रहती है, अपना काम करती रहती है इतनी ड्यूरेशन तक। इसके बाद मीन के 24 आवर तक जरूरत नहीं पड़ती इसकी दोबारा डोज देने की। इसको जो है ना 12 आवर तक जो है ना जरूरत नहीं पड़ती कि दोबारा डोज। ये दिन में 2 बार, आप ये देख लें कि कोई भी अगर दिन में 2 डोज ले रहा है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो इंसुलिन ले रहा है। और इसकी टाइप या नेम मुख्तलिफ ब्रांड के उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी ब्रांड है या कौन सी कंपनी है उनके नाम। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये है कि इसकी जो ड्यूरेशन जो इसका स्टे टाइम है बॉडी में वो मैक्सिमम 12 से 14 आवर तक रहता है। मीन के इसका असर जो है ना वो 12 घंटे तक रहेगा। इसी वजह से ये दिन में 2 बार इस्तेमाल होती है, मॉर्निंग इवनिंग। आप लोगों की फैमिली में हो किसी को तो कोई ये होता है कि दिन में 1 बार यूज करता है, या कोई 36 घंटे के बाद भी। जब आप कुछ इंसुलिन होती है ये डॉक्टर्स वो करते हैं कि उनकी कंडीशन मेडिकल सारी हिस्ट्री देखने के बाद कि कौन सी इंसुलिन सजेस्ट करनी है। तो अब आप देखें कि अब हमारे जो जनरल हमारे जानने की बात है वो ये है कि अगर फिर हम इसी के मुताबिक आगे डाइट प्लानिंग करेंगे कि आप लोगों की जो आप लोगों का पॉइंट है वो ये कि दिन में कितनी बार इंसुलिन यूज की जा रही है। अगर की जा रही है 2 टाइम्स तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर की जा रही है 8 टाइम तो वो इंटरमीडिएट है,
अगर एक टाइम सम टाइम ऐसा 36 घंटे बाद एक दिन भी गुजर गया, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के जो है ना वो करते हैं मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम, वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है। तो उसमें हम इसी को आगे लेके हम इसकी डाइट प्लानिंग करेंगे इस चीज़ को देखते हुए। ये है टाइप 1 के लिए। और जो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, उस दिन भी हमारे पास पेशेंट आए थे जो टैबलेट ले रहे हैं, जो टैबलेट लेते हैं, उनका है टाइप 2 में। वो असल में टैबलेट्स जो होती हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं। तो इनका क्या ये भी इसी तरह दो तरह के होते हैं। पॉलीफिनाइल यूरियाज होता है और एक होता है दूसरा बेगोइनाइड्स। पॉलीफिनाइल यूरियाज एजेंट्स के नाम नहीं, ये ग्रुप है दो। एक हाइपोग्लाइसेमिक हाँ। एजेंट, ये मीन के जो अंडर वेट हैं जो लोग होते हैं उनके लिए मोस्टली ये पॉलीफिनॉल यूरियाज यूज होता है। इसमें है ग्लिपिजाइड है, दूसरा क्लोरोप्रोमाइड है, लिख लें। ग्लिपिजाइड, क्लोरोप्रोमाइड, पॉलीफिनाइल यूरियाज है क्या चीज? हाँ, ये पॉलीफिनाइल यूरियाज है। और तीसरा है इसमें टॉलब्यूटामाइड। जो टॉलब्यूटामाइड है ये तकरीबन दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज जो है तकरीबन 1 से 2 ग्राम टोटल, मीन के उसकी टैबलेट्स पे लिखा होता है अक्सर कि इतनी मिलीग्राम है, ये टोटल आप इतने ले सकते हैं। कितनी है? 1 to 3 मिलीग्राम, 1 to 2 ग्राम। और जो दूसरा है क्लोरोप्रोमाइड, ये है 500 से लेकर 3000 मिलीग्राम। अगर इसे ग्राम में देखें तो ये मिलीग्राम में देखें 1000 से 2000 मिलीग्राम। और सर क्लोरोप्रोमाइड की वो कितने टाइम्स देनी है? जो क्लोरोप्रोमाइड है ये वो क्लोरोप्रोमाइड ये यूज की जाती है, ये है लॉन्ग ड्यूरेशन, ये दिन में एक बार मोस्टली यूज होती है। जो टॉलब्यूटामाइड है ये 2 से 3 बार इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो दूसरी ओवरवेट के लिए यूज करते हैं, जो मीन के अगर ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। सो ये टाइप 2 के लिए यूज हो रही है, तो ये अंडरवेट के लिए थी। हाँ, ये अंडरवेट जो लोग हैं ना उनके लिए। दूसरा होता है बाइगोइनाइड्स। सो ये टैबलेट्स आपने मैलन्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटिक? नहीं, ये है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। टाइप 2 के लिए जो मीन के इंसुलिन नहीं ले रहे होते तो उनके लिए हाइपोग्लाइसेमिक ये एजेंट्स हैं। मीन के जो उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ना, ये हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन पैदा करते हैं जिससे जो ब्लड की एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। तो अब आप कह रहे हैं अब टाइप 2 की, तो हाँ। जो ये जो है क्या बोल रही थी सर, ये अभी आपने टाइप 2 का ही बताया सारा। हाँ, टाइप 2 का बताया। फिर ये वेट के लिए ये भी टाइप 2 की है। ये उसमें टाइप 2 में 2 तरह के लोग आते हैं ना, कोई अंडरवेट है उसमें या ज्यादा ओबीस होते हैं। अगर वो अंडरवेट है तो वो हमने यूज नहीं करानी। हमारा मकसद ये है कि वो यूज कौन कौन सी कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। हमारा कोई भी ड्रग या मेडिसिन रिकमेंड, भला हमें पता भी है, हम रिकमेंड नहीं करनी हमने। तो हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए पता हो कि अक्सर हमारे पास जैसे उस दिन लोग आए हुए थे, टैबलेट ली हुई थी उन्होंने,
तो हमें पता हो कि उस टैबलेट के नेम से कि कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमने इंसुलिन और डाइट प्लानिंग का बहुत बड़ा रिलेशन है। इंसुलिन हो या मेडिसिन जो उसकी डायबिटीज़ की ले रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमने अपनी डाइट प्लानिंग करनी है। बेगोनाइट्स में मेलफॉर्माइन आती है, मेलफॉर्माइन ये बेगोनाइट्स इनाइड्स है ये मेलफॉर्माइन है। इसकी जो डोज है वो भी मीन के 500 से 3000 मिलीग्राम तक है। ठीक है, अच्छा ये हो गई हमारी जो हम यूज़ करते हैं कि डायबिटीज़ की टाइप्स और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। मीन कि अगर हम टाइप 1 की बात करें तो इंसुलिन यूज़ हो रही है, अगर टाइप 2 में बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अब ये है कि अब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है, उनमें से कोई ना कोई मेडिसिन पे है या नहीं है। अगर है तो हमें उसकी डाइट प्लानिंग, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ पे कि वो इंसुलिन पे है या कोई टैबलेट यूज़ कर रहा है। अगर वो इंसुलिन पे है तो कितने, क्योंकि अक्सर लेमैन होते हैं उनको नहीं पता होता, कुछ लोगों को पता होता है कि नेम वगैरह या इस चीज़ का। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि कितने दिन में कितने बार लेता है या कितने दिन के बाद लेता है इंसुलिन। तो इसके मुताबिक जो है ना हमें डाइट प्लानिंग करनी है। अब डाइट प्लानिंग का ये है कि अगर है वो ओबीस तो उसके लिए एक अलग उसकी हमने कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करके वो उसको हैंडल करना है। अगर वो ओबीस नहीं है, सिर्फ डायबिटिक है, तो अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली इंसुलिन ले रहा है तो उसमें जो हमारी खाने की तरतीब है वो सबसे हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम भी लेगा, वो सेकेंड टाइम भी, दोनों टाइम इंसुलिन लेगा, तो ब्रेकफास्ट जो है हमारा वो हेल्दी हो। मीन कि ऐसा कंसिडर करें कि अगर हम टोटल बनाएं 1500 किलो कैलोरीज, तो ब्रेकफास्ट जो है ना तकरीबन 600 किलो कैलोरीज ब्रेकफास्ट में है। अगर इसी तरह फिर जो उसका लंच है, सॉरी डिनर, बाकी जो 6 से है वो डिनर में जाए किलो कैलोरी, और दरमियान में जो लंच कर रहा है या स्नैक्स वगैरह उसमें 200। क्योंकि इसका ये इफेक्ट है कि क्योंकि जो इंसुलिन ले रहा है, एक तो उसका एक्शन टाइम भी कम है और दूसरा वो टोटल उसी वक्त ले रहा है, तो उसकी जितने भी बॉडी में शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जाएंगे तो उस इंसुलिन की एक्शन की वजह से फौरन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा, उनको शुगर लेवल है ही नहीं होगा। ठीक, अंडरस्टैंड? इसको मतलब 5 टाइम्स नहीं देना नहीं, उसमें आप ये देखें कि दरमियान मैक्सिमम जो हो हमारा उसमें 5 स्नैक्स। आप देखें हम जितने भी स्नैक्स देते हैं तो छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं जिसमें किसी में ऐसा होता है 50 किलो कैलोरीज होती हैं, किसी में 60 होती हैं, किसी में 100 होती हैं, ज़्यादा होती नहीं। लेकिन उसका जब ये इंसुलिन 2 दिन में 2 बार ले रहा है, तो उसमें आप लोगों ने ये करना है कि मैक्सिमम उसका लंच और डिनर जो है वो हैवी हो। ब्रेकफास्ट और डिनर, जो दरमियान में लंच है या स्नैक्स हैं वो लाइट हो। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, और सर अगर वो ओबीस ओवरवेट है तो आपने नॉर्मल पर्सन का बताया नहीं, ओबीस और ओवरवेट है तो मैंने उसको ये किया है कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है ना हमने, तो उसमें हम स्नैक्स तो वैसे रख रहे हैं जो हम मैक्सिमम कैलोरीज। आप देखें कि अगर हम बात करते हैं ओबीस की, अगर हम कैलोरीज रख रहे हैं 1000, तो हम वही 5 मील्स बनाएं। उसमें 5 मील को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 300 5 मील्स दे रहे हैं ना, बाकी 4 रह गए। लंच में 200 और 100।
तो पूरा यानी 500 कि पूरा हो गया। डिफरेंस ये है अगर नॉर्मल वेट का डायबिटिक पेशेंट उसमें कैलोरीज का डिफरेंस आना है। तो उसमें कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसमें ये है कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब अगर है नॉर्मल में दो कंडीशन है। अगर है अंडर वेट उसकी कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा देंगे ताकि उसको वेट को मेंटेन रखना है। और एक्सचेंज जो डायबिटीज़ में सबसे अहम रोल होता है वो एक्सचेंज लिस्ट का होता है। आपने एक्सचेंज लिस्ट में वो चीज़ चूज करनी है जो मीन के जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो और ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो। एक दो चीजें होती हैं इसमें। एक हम अक्सर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हैं। आप देखें अगर ऑरेंज की बात की जाए तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि कितने टाइम में आपके जो है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगी। और ग्लाइसेमिक लोड ये होता है कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। ये है मीन के अगर आप अंडर वेट है अगर वेट बाकी कैलोरीज जो है अगर आप उसकी कम करते हैं तो ऑलरेडी एक पर्सन है वो अंडर वेट है। तो अगर शुगर की उसकी अंडर वेट और उसकी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अगर उसकी 15 कैलोरीज हैं उसकी नीड है तो आप ये देखें कि इन्फेक्शन फैक्टर भी है। डायबिटीज है उसमें यूरिनेशन भी ज़्यादा होती है, हंगर भी ज़्यादा लगती है, इसी तरह मिनरल एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होती है यूरिनेशन की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि एनर्जी वेस्ट भी ज़्यादा होती है। शुगर के जरिए वेस्ट हो रही है ना, ऑब्जॉर्ब नहीं होती। तो वो सारे फैक्टर को अगर दोबारा उसके लिए भी आप 1500 का ये उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बनाएं तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। मीन कि अगर वो आप कहते हैं कि एक पर्सन है उसका वेट है 50 kg और उसका आइडियल वेट है 60 kg। तो अगर आप उसको 50 वाले को वही जो उसकी रिक्वायरमेंट है 15 का दें तो वो 60 आइडियल। हमारा तो मकसद ये होता है कि अगर कोई ओबीस है या ओवर वेट है वो भी आइडियल बॉडी वेट पे है, अगर इसी तरह कोई अंडर वेट है तो वो भी आइडियल बॉडी वेट पे है। फिर हम क्या करेंगे क्योंकि डायबिटिक है हम तो वैसे 3 से 400 किलो कैलोरीज बढ़ा देते हैं। आप 2 से 300 किलो कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हैं अगर अंडर वेट है। तो इसी तरीके से अगर ओबीस है और ओबीस डायबिटिक वाला ओबीस और दूसरे ओबीस में भी डिफरेंस है। आप जो डायबिटिक है उसकी ज्यादा कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जैसे कि 1000 या 500 तक, और उसकी मैक्सिमम आप करें मीन के 300 से स्टार्ट करें ताकि वो बिल्कुल इसमें कंडीशन में ना चला जाए जिसमें कोई पैरालाइज कंडीशन में ना चला जाए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी वैसे ही है उसकी बॉडी के हिसाब से। और वैसे अगर ओबीस की कैटेगरीज होती है वैसे हम कल पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसका ये होता है कि आइडियल बॉडी वेट निकालें आप। आइडियल बॉडी वेट के मुताबिक अगर वो 4 क्लास मीन के ओबेसिटी लेवल 2 है तो आप उसे 20 से मल्टीप्लाई करें उसके वेट आइडियल बॉडी वेट को, जो कैलोरीज निकलती हैं उसको वही दें। अगर मीन के वो है ओबेसिटी लेवल 1 में तो उसे 25 से करें, अगर ओवर वेट है तो उसे 30 से करें, अगर अंडर वेट है तो फिर उसको 40 से करें। इस तरीके से जो है ना उनको सेट किया जाता है उनकी कैलोरीज को। अच्छा ये हो गया। अगर इसी तरह है इंटरमीडिएट वो इंसुलिन ले रहा है तो उसमें ये करना है हमने कि उसका जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि आप देखें कि उसका एक्शन और ड्यूरेशन टाइम जो है वो ज्यादा है, तो उनका ब्रेकफास्ट और लंच डिनर लो रखना है। ये दोनों के लिए इंटरमीडिएट और प्रोलॉन्ग दोनों के लिए यही होता है उनका ये लो रखना है। आप ये देखें कि अगर उसकी 1500 किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है 300 तो आप 300 ये कर लें। दरमियान में है उसका लंच है 500 आप लंच कर लें, और जो स्नैक्स हैं आप 200 कर लें। 200 वो 200 ये मीन के प्रोलॉन्ग। और इसमें इसकी वजह ये होती है कि डाइट को इस तरीके से डिजाइन करने का कि इनका एक्शन एक होता है ऑनसेट टाइम, मीन के वो कितना एक्सपोज कितने टाइम में करता है, दूसरा है उनका एक्शन टाइम
जो मैक्सिमम एक्शन टाइम होता है, ये जो स्टार्ट करते हैं, जो इंटरमीडिएट है वो 8 से 12 घंटे में, और जो प्रोलॉन्ग है वो 14 से 16 घंटे में, समटाइम 20 आवर में भी उनका एक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट टाइम आपने मॉर्निंग में दी है उसे इंसुलिन, तो 12 घंटे 14 घंटे में आएगा, जब डिनर में जाएगा तो वो उस वक्त उसका एक्शन स्टार्ट होगा प्रोलॉन्ग या इंटरमीडिएट का। तो उस वक्त जो खुराक उस वक्त जो दी जाएगी ना, मिलके जो ये दी गई है खुराक इस वक्त, वो वहाँ के इसको भी 2-3 घंटे लगने हैं एक्शन में आने के लिए, स्टेट टाइम। मतलब हमने जिस टाइम पे उसे इंसुलिन देनी है उस टाइम पे जो है वो उसका इनटेक वो कम होना चाहिए। मीन उस टाइम पे देखें, या मॉर्निंग इवनिंग का जो इनटेक है वो कम होना चाहिए, जो दरमियान में मिडिल टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब ये है वो चीजें जो मीन के हमें डाइट टाइम कितना और कैसे होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास वो कौन सी चीज है जो ज्यादा हमें देनी चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट है। उसमें आप देखें कि विटामिन सी, फ्रेश फूड, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक, फास्फोरस और पोटाशियम। सोडियम कम देनी चाहिए, पोटाशियम। ये जो फूड्स हैं ये ज्यादा रिच हों। अब ये मीन के आप ये देखें कि ये चीजें ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये देखें ग्लाइसेमिक लोड वाली चीजें कम देनी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है वो फूड ज्यादा देनी है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये फूड रिच फूड ज्यादा देनी है। और इसके अलावा उसकी जो परसेंटेज है कार्ब्स की, फैट्स की और प्रोटीन की, वो जनरल रहेगी। जैसे हम जनरल उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अगर हम कोई और डिजीज नहीं है तो अगर कोई डिजीज है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि जो सबसे अच्छा इफेक्ट है जो रिकमेंड किया जाता है, ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तकरीबन 2 डोज जो है ना वो उसकी देनी है, फिनोग्रीक सीड्स पाउडर। 2 डोज में के उस टोटल 25 ग्राम से ज्यादा ना हो, मीन के आप 2 डोज जो है उसकी दे सकते हैं, मीन के 12 ग्राम की डेली। मीन के एक तरह का इसका काफी अच्छा इफेक्ट है उसकी। कौन से सीड्स? फिनोग्रीक सीड्स, मेथी के बीज जो होते हैं। फिनोग्रीक, हाँ, ये है मेथी दाना। हाँ, इसकी क्या रीजन है सर? इसमें ये है कि एक तो फाइबर रिच है, और दूसरा जो है आप विटामिन सी भी अच्छा है, और इसके जो हमने वो किया है डायबिटीज पे इफेक्ट। अक्सर जो कहते हैं कड़वे भी होते हैं, लेकिन हर कड़वी चीज नहीं, जैसे अक्सर लोग करेले वगैरह भी कहते हैं, उनका नहीं है, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है ना डायबिटीज को, इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो है ना सर बढ़ाता और है। इसका वो भी बताते हैं, स्वांजरा या नीम के पत्तों का भी बताते हैं। वो ऐसे मीन के बात है, जैसे करेले का भी कहा जाता है, भिंडी का भी कहा जाता है, लेकिन जो साइंटिफिकली जो है ना इसका अच्छा इम्पैक्ट है। कोई इतना ये बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं है। काफी सारे अगर रेमेडीज देखी जाए तो काफी सारी यूज होती हैं, लेकिन जो बुक में है, मैंने काफी सारी बुक देखी हैं, उसमें ये फेनोग्रीक थी कि आप इसका इम्पैक्ट अच्छा है अगर ये प्रॉपर्ली यूज कराई जाए तो। और कोई क्वेश्चन समझ आ गया है? अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट इसकी ये है कि आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, वो एक्सचेंज लिस्ट, उस लिस्ट को देखते हुए आपने 3 रेसिपीज बनानी है सब ने। डाइट प्लान नहीं, डाइट प्लान बाद में करेंगे हम। 3 रेसिपीज बनानी है, उसकी कॉम्बिनेशन। उसमें आप लोगों ने देखना है फाइबर रिच फूड हो, और दूसरे नंबर पे आपने देखना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और तीसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट्स कि कौन से उसके अच्छे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स।
इन तमाम को और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट वगैरह को और उनके कॉम्बिनेशन को भी देखना है आपने। आप लोगों को न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन पढ़ाया था, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो जिसमें वो मिक्स हो रहे हैं जो इनके आपस में जो है ना एंटागोनिस्टिक हों। तो इस हवाले से ये आप लोगों ने और जो न्यूट्रिएंट तमाम रेसिपीज आप लोग बना के आएंगे जो वाकई उसको देखेंगे जो अच्छी होंगी, फिर हम उसका ट्रायल भी करेंगे फर्दर उसको यूज़ करने के लिए। इन तमाम अपनी फूड एक्सचेंज को तमाम ग्रुप्स को देखते हुए आप लोगों ने ये बनानी है। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए आपसे इनके डायबिटीज़ में आपने देखना है कि फाइबर का रोल देखना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना है, न्यूट्रिएंट्स का देखना है, फिर सिंपल कार्ब्स हैं वो उसमें वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाएगा सिंपल कार्ब्स वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और उसको आपने इंग्रेडिएंट भी मेंशन करने के कौन सी जो रेसिपीज़ है इसमें कौन कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में है। और फूड ग्रुप्स तमाम फूड ग्रुप्स में से आप लें, लेकिन उनका अच्छा जो कम्बिनेशन है अच्छा